गुड इवनिंग। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हमारा सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स। बहुत डिमांड थी, बहुत दिन से चल रहा था कि सर कब पढ़ाएंगे सर कब पढ़ाएंगे। तो अब आज से आपके डायरेक्ट टैक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई। आपको याद होगा मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीजीबीपी। पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका स्टेक रहता है आपके पेपर में कम से कम 35 to 40 मार्क्स का स्टेक रहता है आपके एग्ज़ाम में, जो आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। वैसे पीजीबीपी स्टार्ट तो होता है सेक्शन 28 से, लेकिन मैं सेक्शन 28 की बात अभी नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा सेक्शन 32। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कॉमर्स स्टूडेंट की डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फाइनेंस फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर पीजीबीपी में और डेप्रिसिएशन का क्या रिलेशन है। पहली चीज़ तो मैंने कहा ना आपसे कि पीजीबीपी का जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं 28 आपको पहले ना पढ़ा के मैं आपको सेक्शन 32 चल रहा हूँ पढ़ाने। सेक्शन 32। अब बात आती है कि सर ये सेक्शन 32 क्या कहता है और क्या है, तो अब ध्यान से सुनिए। जब हम पीजीबीपी में असेसमेंट करते हैं इनकम टैक्स का, तो हमें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अपना एक नेट प्रॉफिट बताना होता है। अब उसमें डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, अब उस डेप्रिसिएशन की अलाउबिलिटी डिपेंड करती है सेक्शन 32 पर, कि जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने एज पर रूल ऑफ इनकम टैक्स अगर वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो अलाउ, और अगर एज पर रूल ऑफ इनकम टैक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तब इसके लिए अब हम क्या करें, कैसे करें? तो सेक्शन 32 में पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। चलिए, सॉरी, देखिए क्या है भाई। रूल है सेक्शन 32, द asset in respect of which depreciation is claimed must belong to either of the following categories. Asset जिससे बिलोंग करे, द asset in respect of, the asset in respect of which depreciation is must belong to either of the following, मतलब जिस assets के ऊपर आप depreciation चार्ज कर रहे हो वो इन दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में होनी चाहिए। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, मतलब इसको हम अगर कहें तो टैंजिबल। और दूसरी कौन सी कैटेगरी है? इनटैंजिबल। इनटैंजिबल में क्या क्या आता है? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर बीइंग इनटैंजिबल एसेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इनटैंजिबल एसेट्स। और पहला वाला आपका क्या हो जाता है? टैंजिबल एसेट। नो डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ द लैंड। पीजीबीपी में या पहले भी पढ़ चुके हो कि लैंड के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। एंड गुडविल इज नॉ एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल के ऊपर अब डेप्रिसिएशन चार्ज होने लगा है। किस कैटेगरी में आता है गुडविल? इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी हम बात कर लें। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं? पहला, बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? एसएससी मस्ट बी, यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर एसएससी नीड नॉट बी अ रजिस्टर्ड ओनर, इवन अ बेनिफिशियल ओनर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। भले वो उस एसेट्स का रजिस्टर्ड ओनर ना हो, लेकिन वो उस एसेट से बेनिफिट अगर ले रहा है और ओनरशिप के तौर पे, तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। बेनिफिशियल ओनर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। सेकेंड पॉइंट, पैसिव यूज वर्सेस एक्टिव यूज। ये क्या है भाई?
यूज इंक्लूड एक्टिव यूज एज वेल एज पैसिव यूज. एक्टिव यूज मीन्स एक्चुअल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, whereas passive use include ready to use. It means if property was not actually used for business or profession but was ready to use in the previous year, in such case SSC can claim depreciation to such asset. भाई एक्टिव यूज और पैसिव यूज, तो सबसे पहले हम एक्टिव यूज की बात करें तो एक्टिव यूज में क्या आ जाता है? एक्टिव यूज जिसको हम यूज कर रहे हैं. और पैसिव यूज में क्या आता है भाई? पैसिव यूज में आता है आपका एक्टिव यूज में जिसको हम यूज कर रहे हैं, पैसिव यूज में जिसको हम यूज करने वाले हैं इन प्रीवियस ईयर. मतलब एकदम रेडी टू यूज है, तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार है, बस उसको हम प्रीवियस ईयर में यूज करने वाले हैं, तो वो हमारा पैसिव यूज हो जाएगा. और एसएससी चाहे, करदाता चाहे तो क्लेम कर सकता है डेप्रिशिएशन के लिए उस एसेट्स पे, यानी कि पैसिव यूज वाली एसेट पे. प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? को ओनर. In case of joint ownership, depreciation is allowable on proportionate basis. Joint ownership का मतलब है कि जैसे मान के चलो कि सपोज कोई एक एसेट है और उसको X भी यूज़ करता है और Y भी यूज़ करता है, और एसेट एक है. मान के चलो कि सपोज कोई मशीन है, वो मशीन एक है और उसको X भी यूज़ कर रहा है और Y भी यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे X और Y जॉइंट ओनर है. तो अब डेप्रिशिएशन, तो जितने दिन तक X यूज़ करेगा उतने दिन तक का डेप्रिशिएशन X अलाउेबल होगा, और जितने दिन तक Y यूज़ करेगा उतने दिन तक का डेप्रिशिएशन Y के लिए अलाउेबल होगा. यहाँ पे कह रहा है ना प्रोपोर्शनेट बेसिस. फिर आइए चौथा पॉइंट. चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी अक्वायर्ड ऑन हायर परचेज. इन केस ऑफ हायर परचेज द बायर कैन क्लेम डेप्रिशिएशन. ओके, प्रॉपर्टी हायर ऑन हायर परचेज, एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज. और हायर परचेज मैंने आपको पढ़ाया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैंने बताया था हायर परचेज में कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे तब तक वो ओनर नहीं बन सकता, ओनर नहीं बन सकता. बात तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा, लेकिन डेप्रिशिएशन तो चार्ज करता था. याद करिए, डेप्रिशिएशन की एंट्री नहीं होती थी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. तो यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ हायर परचेज, in case of hire purchase the buyer can claim depreciation even though he does not get legal title of the assets till he pay the last installment. So point number A, depreciation can be claimed on cash price of such assets on the date of agreement. Point number B, higher charges will be allowed as deduction. मतलब जो higher charges वो पे कर रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है उसकी भी अलाउबिलिटी मिलेगी और डेप्रिशिएशन की भी अलाउबिलिटी मिलेगी. किसको? हायर परचेजर को. पार्टली यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन एज पर सेक्शन 38. इफ एन एसेट्स इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन एंड पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पज, देन प्रोपोर्शनेट डेप्रिशिएशन एज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? ये डिटरमाइन किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर, जो उसकी अलाउबिलिटी दे. सर समझ में नहीं आया. जैसे मान के चलो कि सपोज कोई एसेट है, जैसे हम अगर बात करें कार की, जैसे कार है, अब कार का बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हैं, अब कार का पर्सनल भी यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये बताइए कि कार के ऊपर डेप्रिशिएशन किस हिसाब से चार्ज होगा? बिजनेस में भी है, पर्सनल यूज़ में भी है, तो इसके लिए जो एसएससी होगा वो डिटरमाइन करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी बाय लेसी, वेयर एन एसएससी बीइंग अ लेसी of a property incurred any capital expenditure by way of improvement, extension, super construction etc. on building being used for his business or profession, he is entitled to depreciation in respect of such capital expenditure. नहीं समझ में? मैं बताता हूँ. रॉयल्टी मैंने पढ़ाया है. रॉयल्टी में दो लोग होते हैं, एक होता है लैंडलॉर्ड और दूसरा होता है लेसी. लेसी वो होता है जिसने राइट लिया है उस एसेट्स को यूज. जैसे मान के चलो कि सपोज मैंने एक ज़मीन ले ली, अब उस ज़मीन पे मान के चलो कि मैं वहाँ पे कोई ब्रिक फील्ड ईंट का भट्टा डाल रहा हूँ. ठीक है. तो ईंट के भट्टे को डालने के लिए मुझे वहाँ पे चिमनी वगैरह बनाना होगा, फिर वहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, टेम्परेरी और परमानेंट नेचर दोनों. तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर, क्योंकि कैपिटल एसेट्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है. तो बिल्कुल चार्ज होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और उसकी अलाउबिलिटी भी आपको मिलेगी.
क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आप और वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो किसके लिए किया है, वो जाहिर सी बात है आपने किसके लिए किया है, वो आपने बिजनेस के लिए किया है, बिजनेस के लिए किया है, तो अलाउबिलिटी मिलनी तो लाजमी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7th पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू टेनेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को आराम से चलाने के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, इफ एन एसएससी लेट आउट अ प्रॉपर्टी टू हिज एम्प्लॉय अदर and where such letting out support smooth flow of his business, then rent received from employee other shall be chargeable under the head PGBP, and such properties shall be eligible for depreciation under section 32. मेरे पास मेरा एक मकान था, मान के चलो, जहाँ पे मेरा बिजनेस था। जैसे मान लो कि सपोज मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनको जो है मैंने क्या किया कि एम्प्लॉय डेली आता था और अपनी परेशानी बताता था, मेरा घर दूर है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा और क्लोजिंग का टाइम है, मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाऊँगा। फिर मैंने सोचा क्या, और ज़्यादातर जो आर्टिकल थे वो किराए पे रहते थे, तो मैंने क्या किया कि अपना एक बंगला उनको मैंने रहने के लिए दे दिया। मैंने कहा कितना किराया देते हो, तो उन्होंने कहा कि सर हम 3,000 रुपये एक कमरे का देते हैं। मैंने कहा कितना स्क्वायर फीट का कमरा, उन्होंने बताया। तो इस तरह मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को उस बंगले में शिफ्ट किया और उनसे किराया चार्ज करना शुरू कर दिया। तो बंगले में शिफ्ट करने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो बिज़नेस में जो उनका समय जा रहा था वो नहीं जाएगा और वो पूरे टाइम तक रुक पाएंगे। दूसरा मुझे फ़ायदा ये हुआ, टाइम का एक फ़ायदा हो गया, उनसे मुझे रेंट रिसीव हो रहा है। तो सर ये रेंट कहाँ पे चार्जेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नो, ये चार्जेबल होगा पीजीबीपी में, और उस हाउस का जो डेप्रिशिएशन है उसकी अलाउबिलिटी मिलेगी अंडर सेक्शन 32, यानी कि उसकी अलाउबिलिटी यानी उसका छूट हम पीजीबीपी में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या कह रहा है, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, possessor of an immovable property under section 53A of transfer of property act can claim depreciation even though he is not the registered owner of the property। किसी व्यक्ति ने प्रीवियस ईयर में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक, लेकिन उस प्रीवियस ईयर में उस प्रॉपर्टी को उसने यूज किया, तो जितने दिन तक का यूज किया है उतने दिन का वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। Deduction on account of depreciation shall be made compulsory whether or not the SSC has claimed the deduction in computing his total income। नेक्स्ट पे आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ परचेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस डेट को हमने उसको परचेज किया, डेट ऑफ परचेज कैसे डिटरमाइन होगा। Where an SSC is acquired by the SSC during the when an asset is acquired by SSC during the previous year and is put in use in the same year for less than 180 days, the depreciation in respect of such assets is restricted to 50% of the normal depreciation। अगर किसी SSC ने प्रीवियस ईयर में कोई एसेट्स एक्वायर्ड किया है, एसेट्स एक्वायर्ड कब किया है, प्रीवियस ईयर में, ठीक, और प्रीवियस ईयर में उसका यूज, पुट इन यूज 180 दिन से कम है, 180 दिन से कम अगर यूज कर रहा है, तो जो भी उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा उसका 50% ही रेट अप्लीकेबल होगा। डेज के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा कि 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि एसेट्स एक्वायर कब किया गया, जिस साल एक्वायर किया गया उस साल उसका पुट इन यूज कितना है, 180 दिन से कम है या 180 दिन से ज़्यादा है। अगर मान के चलो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे मैंने एक अलमारी ख़रीदी अपने ऑफिस के लिए प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जैसे मान के चलो मैंने 2019-20 में एक अलमारी ख़रीदी अपने ऑफिस के लिए, फर्नीचर ख़रीदा अपने ऑफिस के लिए। कब ख़रीदा, तो मैंने वो फर्नीचर ख़रीदा आपका दिसंबर में। तो मैंने कितने दिन यूज़ किया, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर में ख़रीदा, 1 दिसंबर को ख़रीदा और 1 दिसंबर से यूज़ करना शुरू भी कर दिया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है। तो आप कहोगे कि सर 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। अब मान के चलो कि उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, वो जिस ब्लॉक में बिलोंग करता है उस ब्लॉक का डेप्रिसिएशन का रेट मान लो 10% है, तो 4 महीने का चार्ज करना चाहिए। नो, आप देखो, जोड़ो कितने दिन, क्या जोड़ोगे, दिन, क्या देखोगे, 180 से ज़्यादा
या 180 से कम। अगर 180 से ज़्यादा है तो 10% पूरा पूरा, 180 से कम है तो 5%। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आइए डेप्रिशिएशन फॉर अंडरटेकिंग अदर देन पावर जनरेटिंग यूनिट। पावर जनरेटिंग यूनिट को छोड़कर बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर डेप्रिशिएशन का क्या ट्रीटमेंट है। तो हमने बताया कि डेप्रिशिएशन के लिए हम कितने पार्ट में बांट देते हैं एसेट्स को, दो। एक कौन सी, टैंजिबल, और दूसरी कौन सी, इनटैंजिबल। फिर उसके बाद क्या, ओन्ड wholly or partly by the SSC and used for the purpose of the business or profession। एसेट्स की पहले हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। दूसरा देखेंगे कि भाई उसका ओनर क्या है, कौन है, एसएससी है, करदाता ही उसका ओनर है या नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या देखेंगे कि वो जिस एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस एसेट्स का यूज बिजनेस और प्रोफेशन में हुआ है या नहीं हुआ है। Depreciation shall be allowed on the WDV of the block of assets at such percentage as may be prescribed। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा उसके लिए कौन सा मेथड लगाया जाएगा, WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, और परसेंटेज वो लगाया जाएगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बताता है, या जो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर चार्ज करेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट। अब बात आती है कि सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है, पहले इसको देख लो भाई। अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स इज डिटरमाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स। मतलब एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स को क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब ग्रुप। सर ये ग्रुप कैसे बनता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है वो एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स में होते हैं, यानी कि एक ग्रुप के होते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स बीइंग बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, बीइंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed। सॉरी, नोट यहाँ पे एक दिया हुआ है, नोट ईच क्लास ऑफ एसेट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक विद अ पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ब्लॉक। हाउएवर intangible assets have been granted into one block only with a depreciation rate of 25%। यानी कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको एक ब्लॉक में डाल देंगे, क्योंकि उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, मान के चलो कि अगर 25% है और सारे इंटेंजिबल पे 25% है तो सारे इंटेंजिबल एक ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं सेक्शन 43(6) की बात कर रहा है, आगे का सेक्शन यहीं पे आ गया, रिटन डाउन वैल्यू। इन द केस ऑफ एसेट्स acquired by the SSC during the previous year, the written down value means the actual cost of the SSC written down value। in the case of assets acquired before the previous year, अगर assets previous year के पहले acquire की गई है तो उसकी अपनी एक opening WDV होगी या opening value of the block of the assets at the beginning, opening value of the block of assets at the beginning of the previous year। अब उसमें ऐड करेंगे कि अगर कोई नया परचेज वगैरह आपने किया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉलिंग विद इन दिस ब्लॉक, कोई ऐसी एसेट्स परचेज की है जो कि इसी ब्लॉक से बिलोंग करती है, पिछले प्रीवियस ईयर में परचेज की है, यस ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई एसेट्स बेचा है या एक्वायर कर लिया गया है जिसके बदले में आपको पैसा रिसीव हुआ है तो उसको आप लेस कर देंगे। मनी पेबल, सेल प्राइस एंड इंश्योरेंस कंपेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड टुगेदर विद द स्क्रैप वैल्यू इफ एनी, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऐड किया है, कोई नई एसेट्स परचेज की, ऐड करेंगे ओपनिंग WDV में या ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें, और लेस कर देंगे जो हमने बेचा है। तो जो आएगा रिटन डाउन वैल्यू आएगी, काहे के लिए आएगी वो रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन के लिए। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे जो परसेंटेज इनकम टैक्स ने हमें बताया है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ, इस डेप्रिसिएशन को तो हम PGBP के अपने उसमें ITR में या इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करेंगे जो हम असेसमेंट करेंगे।
ठीक है। और जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स है वो नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, ओपनिंग वैल्यू। नेक्स्ट ईयर में हमारे लिए ये ओपनिंग हो जाएगी, ठीक। नोट क्या कह रहा है भाई, इसको देख लीजिए। द डिडक्शन ऑफ मनी पेबल शैल बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ WDV बिकम नील। माइनस में डिडक्शन नहीं होता, सिर्फ उतना ही जब तक WDV क्या ना हो जाए, नील। Money payable means the sale price of assets include any insurance, salvage or compensation payable in respect of the assets. Depreciation will not be charged in the following two cases. Depreciation charge नहीं होगा इन दो cases पे. When money payable exceed the amount of opening WDV plus assets acquired. यानी कि जो आपने बेचा है उसकी वैल्यू आपके ओपनिंग WDV और जो आपने खरीदा उससे ज़्यादा हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. When block cease to exist means when all the asset is sold. जब सारी की सारी एसेट्स बिक जाएगी तो आप डेप्रिसिएशन क्या हवा में चार्ज करोगे. ओके अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स का. टेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले हम आते हैं बिल्डिंग की बात करते हैं. बिल्डिंग का रेट दिया हुआ है. बिल्डिंग में इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, 3 कैटेगरी. पहली कैटेगरी में क्या है, रेजिडेंशियल. रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 5%. सर पीजीबीपी में रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्यों नहीं हो सकता, मैंने अभी अपना बंगला अपने आर्टिकल को किराए पे नहीं दिया था तो वो रेजिडेंशियल ही बिल्डिंग थी ना. फिर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, भाई जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आ गया. फैक्ट्री की जो बिल्डिंग होगी वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आएगी, ठीक है. उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 10%. फिर उसके बाद टेम्परेरी इरेक्शन. टेम्परेरी इरेक्शन जैसे कभी आप जाओ किसी मंडी वगैरह में तो वहाँ पे आप देखो शेड वगैरह होता है, टेम्परेरी इरेक्शन होता है ना. या फिर वुडन स्ट्रक्चर से आपने कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे मान के चलो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे मैंने एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करा रखा है या इरेक्शन करा रखा है तो वुडन स्ट्रक्चर पे है तो वो भी तो मेरी एसेट्स होगी और वो भी कैटेगरी बिल्डिंग में ही आता है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगेगा, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40% है. ध्यान दीजिए यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर 3 रेट दिया हुआ है. पहली बिल्डिंग कौन सी, जिसमें मेरे आर्टिकल है. दूसरी बिल्डिंग कौन सी, जिसमें मेरा ऑफिस है. तीसरी बिल्डिंग कौन सी, जो गोडाउन वगैरह हो गया, जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था वो. अच्छा तीनों बिल्डिंग किससे रिलेट करना चाहिए, बिजनेस से, पर्सनल नहीं. फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स. फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इसके ऊपर कितना परसेंट, 10%. फिर उसके बाद ब्लॉक. अब प्लांट एंड मशीनरी देखिए, कैटेगरी देखिए आप. पहली जो एसेट्स है वो क्या है, बिल्डिंग. बिल्डिंग में कितने ब्लॉक है, 3. पहला ब्लॉक किस चीज़ का है, तो पहला ब्लॉक है रेजिडेंशियल, दूसरा ब्लॉक है नॉन रेजिडेंशियल, तीसरा ब्लॉक है टेम्परेरी इरेक्शन. फर्नीचर में कोई ब्लॉक नहीं, फर्नीचर में सीधे सीधे बोल दिया फर्नीचर एंड फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. फिर अब आइए प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी में भी इन्होंने कितने ब्लॉक दे रखे हैं, 4 ब्लॉक दे रखे हैं. पहला ब्लॉक किस चीज़ का है, तो पहला ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी. जर्नल रेट कितना परसेंट, 15%. मोटर कार नॉट यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पज, तो इसका न्यू रेट दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे. मोटर कार नॉट यूज फॉर हायरिंग पर्पज, मतलब जिसको आप किराए पे नहीं यूज़ करते हो बिजनेस के लिए. मोटर कार, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, जब आप उनको किराए पे चलाते हो. तो पहले रेट कितना था, 30%, लेकिन नया रेट, न्यू रेट दिया हुआ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ. एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट स्पेसिफाइड, ऑल काइंड ऑफ बुक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप इंक्लूडिंग कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर, एरोप्लेन, एरो इंजन्स, इन सब के ऊपर कितना परसेंट है, इन सब के ऊपर है 40%. फिर उसके बाद नेक्स्ट है शिप और वेसल, इनके ऊपर कितना परसेंट है, 20%. सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, बिल्कुल नहीं दिया रहेगा, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन याद होना चाहिए. फिर पार्ट बी पे आइए. पार्ट बी में कौन है भाई आपके, पार्ट बी में इंटेंजिबल, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होगा, 25%. गुडविल,
गुडविल के ऊपर पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, लेकिन गुडविल एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ स्मिथ सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, गुडविल इज ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट्स एंड एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। और गुडविल के ऊपर भी डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 25%, यानी कि कुल मिला के इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 25%। देयर इज नो ब्लॉक विद डेप्रिसिएशन, मतलब किसी भी ब्लॉक का डेप्रिसिएशन 40% से ज़्यादा नहीं है। याद रखिएगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेट्स परचेज, डेप्रिसिएशन सिचुएशन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। तो हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? तो पहली सिचुएशन क्या है कि जब आपकी एसेट्स 180 दिन से ज़्यादा एक्वायर, मतलब पुट इन यूज़ 180 दिन से ज़्यादा है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पुट इन यूज़ 180 दिन से कम है तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एसेट पुट टू यूज़ फॉर लेस दैन 180 डेज एंड द WDV इज लेस दैन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज। Where an SSC is sold as the price more than the WDV of the block of assets, मैंने बताया था कि उसके ऊपर फिर depreciation चार्ज ही नहीं होगा। Where all assets of block are sold at a price less than the WDV of the block of assets, सारी बेच दी गई है assets तो भी depreciation चार्ज नहीं होगा। ये सिचुएशन बन रहा है आपका। फिर आइए सेक्शन 43(1) क्या कहता है? सेक्शन 43(1) देखिए, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, where an SSC incur any expenditure for acquisition of any asset in respect which a payment or aggregate of payment made to a person in a day। अगर कोई SSC किसी भी तरह का कोई खर्चा करता है या एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, और किसी भी पर्सन को और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, अगर वो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब exceed 10,000, such payment shall be ignored for the purpose of determination of actual cost of such assets. Consequently, depreciation, additional depreciation under section 32 and deduction under section 32AD pertaining to such payment is not available. Moreover, such expenditure will not be considered for the purpose of section 50. अभी आगे बताऊंगा मैं section 50 के बारे में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा बस। अगर वो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या NEFT, IMPS वगैरह से पेमेंट करता है तब तो ठीक, लेकिन अगर वो अदरवाइज उनके अलावा किसी मोड में पेमेंट करता है 10,000 रुपये से ज़्यादा, तब उसके लिए दिक्कत होगी। सेक्शन 43(1). अब आइए नेक्स्ट, ओके, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है अब उसके आगे की पॉइंट हम लोग करते हैं। सेक्शन 50 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर शॉर्ट टर्म वर्ड क्यों यूज़ किया? भैया डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं और कैपिटल गेन में अभी आगे आएगा चैप्टर कैपिटल गेन, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो शॉर्ट टर्म ही गेन होगा। कब हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? पहला पॉइंट कह रहा है व्हेन वैल्यू ऑफ ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट और ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। जब आप बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्शन 50 कैसे निकालते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, जितना पैसा आपको बेचने पे मिला है उसमें से लेस करेंगे, जितना आपने ट्रांसफर यानी कि उस एसेट्स को ट्रांसफर करने, बेचने के लिए जो खर्च किया उसको लेस करेंगे। ओपनिंग WDV ऑफ प्रीवियस ईयर, फिर उसमें से आप अगर आपने कोई एसेट्स एक्वायर किया था उसी साल उसको लेस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव में आई तो गेन, और अगर निगेटिव में आया तो क्या होगा? लॉस। अब आगे कह रहा है, कुछ नोट्स दिए हुए हैं। इफ सेक्शन 50 इज नॉट अट्रैक्ट देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट्स इज अलाउेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइजेज व्हेन रेलेवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट्स सीज टू एग्जिस्ट।
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होगा? ऑल एसेट्स इन अ ब्लॉक आर ट्रांसफर. Insurance compensation in respect of assets destroyed shall be deducted from WDV of the block under section 43(6) even if the same has not been actually received. उसको माइनस कर देंगे इंश्योरेंस कंपेंसेशन को. However, if STCG arise यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है because of insurance compensation, then such STCG shall be taxable in the previous year in which insurance compensation is actually received as per section 45(1)(a). एक एग्जाम्पल है, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑन 1/4/2019 5 लाख रुपए दिया हुआ है. ओपनिंग WDV. एसेट्स एफ एक्वायर्ड 30/6/2019 2 लाख रुपए की आपने एसेट्स एक्वायर की. एसेट्स ए डिस्ट्रॉयड इन फायर 31 दिसंबर 2019. इंश्योरेंस कंपेंसेशन पेबल 10 लाख रुपीज. अब देखिए 31 दिसंबर 2019, पहले आप देख लीजिए 31 दिसंबर 2019 को एसेट्स डिस्ट्रॉयड हुआ है और जिसका कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपेंसेशन पेबल 10 लाख रुपीस. तो सबसे पहले कंपेंसेशन इज डिटरमाइन, नीचे क्या कह रहा है, कंपेंसेशन डिटरमाइन कब हुआ है? 28/2/2020 को. और रिसीव कब हुआ है? 31/12/2020, यानी कि 19-20 और 20-21 सॉरी 20-21, और जो कंपेंसेशन का जो ट्रीटमेंट होगा वो 21-22 में होगा. और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 19-20 और असेसमेंट ईयर है 20-21. तो 20-21 की बात करते हैं. तो असेसमेंट ईयर 20-21, तो 20-21 में क्या हुआ है पहले उसकी बात करें. आपने जो बेचा है उससे कितना मिला है, मनी रिसीव्ड. तो आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स 5 लाख, एसेट्स एफ एक्वायर्ड 2 लाख. ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 7 लाख. ओपनिंग WDV 5 लाख, एसेट्स एक्वायर्ड 2 लाख. मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपेंसेशन, और इंश्योरेंस कंपेंसेशन के बदले में कितना पैसा मिला है? 10 लाख रुपए. ठीक, लेकिन आप इसका एडजस्टमेंट मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 7 लाख रुपए का ही, क्योंकि जितना आपका टोटल ब्लॉक ऑफ एसेट्स आ रहा है उतने से ही. तो 7 लाख रुपीज़ आपने रिसीवेबल यहाँ पे देखा, रिस्ट्रिक्टेड 7 लाख. तो यहाँ पे WDV क्या आ गई? निल. ठीक, कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है ना यहाँ पे कोई सेल तो कर नहीं रहा है. फिर आप आइए कैपिटल गेन निकालने के लिए. जब आप कैपिटल गेन निकालने के लिए आएंगे तो इंश्योरेंस कंपेंसेशन रिसीव्ड कितना दिखाएंगे आप? इंश्योरेंस कंपेंसेशन कितना रिसीव्ड हुआ है? 10 लाख रुपए. ठीक, लेस ओपनिंग WDV. ओपनिंग WDV कितनी थी भैया? 5 लाख रुपीज. लेस एसेट्स एक्वायर्ड, कितना एक्वायर किया था? 2 लाख रुपए का. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 3 लाख रुपए. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 शैल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 11-22. ठीक है, सॉरी 21-22 ये दिया हुआ डिटेल. अब इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन है, आपकी मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है. सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ है. SATC Enterprises has WDV in building block depreciation rate 10%. देखिए बिल्डिंग ब्लॉक जिसका डेप्रिशिएशन रेट कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%. 1/4/2019. 80,000. द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 बिल्डिंग X एंड Y. 2 बिल्डिंगें थी जिनकी ओपनिंग WDV था 80,000 रुपये. कंप्यूट डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इन द फॉलोइंग केसेस. केस ए क्या कह रहा है? केस ए, बिल्डिंग X सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन 1 मई 2019. ठीक है, मैं और बी के बारे में क्या कह रहा है? बिल्डिंग X सोल्ड 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020. अब आइए यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे देखिए. सबसे पहले तो ओपनिंग WDV कितनी है? 80,000 रुपये. कैसे बता रहा हूँ मैं? क्या उसने कुछ परचेज किया? नो, निल. तो यहाँ पे फिर उसने बेचा कितने का है? 20,000 रुपये का. तो WDV एट क्लोजिंग कितना आ गया? 60,000 रुपये. डेप्रिशिएशन 60,000 रुपये का 10% 6,000 रुपये लग जाएगा. क्लियर?
60,000 रुपये का 10%, 6,000 रुपये लग गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है भाई। बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को बेचा गया है, ठीक है। 80,000 रुपये था, फिर आपने बेचा कितने का है, 1 लाख, लेकिन आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कितना करोगे, 80,000, सेल प्रोसीड आप 80,000 दिखाओगे। क्लोजिंग WDV क्या हो जाएगी, नील। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नील, ठीक है, क्योंकि कोई ब्लॉक में एग्जिस्ट ही नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 20,000 रुपये। 1 लाख रुपए में बेच दिया ना 80,000 रुपये की चीज़। सी पार्ट पे आओ, सी पार्ट क्या कह रहा है, केस सी कह रहा है बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख एंड बिल्डिंग एस परचेज फॉर ₹35,000 एज ऑन 1 जुलाई 2019। तो सबसे पहले 80,000 रुपये की आपकी पुरानी बिल्डिंग थी, आपने खरीदा कितने में, 35, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,15, बेच कितने में दिया, 1 लाख, बचा कितना, 15,000, 15,000 का कितना परसेंट, 10%, 1,500। सर आपने 1 जुलाई 2019 को खरीदा है, तो भैया एक बार बताइए आपकी बुक क्लब क्लोज होती है 31 मार्च 2020, तो जुलाई से मार्च तक जोड़ डालिए, कितने महीने हो गए, 180 दिन से ज़्यादा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ही लगेगा। केस डी क्या कहता है, पढ़ लीजिए। केस डी कह रहा है बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर ₹10,000 एंड बिल्डिंग एस परचेज फॉर ₹40,000 ऑन 1/7/2019। 80,000 का था, 40,000 रुपये में खरीदा, 10,000 रुपये में बेच दिया, 1,10,000 रुपये बचा, उसका 10% डेप्रिसिएशन 11,000 रुपये। ठीक है, कुछ पार्ट बचा होगा। फिर केस ई, बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर ₹10,000 एंड बिल्डिंग एस परचेज 40,000 ऑन 1 नवंबर 2019। 80,000 रुपये में था, 40,000 रुपये में न खरीदा, 1,20,000 रुपये हो गया, और सेल कितने का कर दिया, 10,000 रुपये का बेच दिया उसने बिल्डिंग, तो बचा कितना, 1,10,000 रुपये, और 1,10,000 रुपये पे 10% चार्ज होना चाहिए, तो 11,000 रुपये आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे 9,000 कैसे आ गया, तो आप जरा देखिए, जो 40,000 रुपये की जो उसने बिल्डिंग खरीदी है वो 1 नवंबर 2019 को खरीदी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, तो 180 दिन से कम, तो 40,000 का 10% जब आप चार्ज करेंगे तो 4,000 आएगा, और 4,000 का 50% आप कर देंगे तो 2,000 रुपये, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक, अब 1/10 में से 40 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना, 70,000 रुपये, 70,000। अब उस 70,000 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 9,000। सर ये बताइए आपने 2,000 कैसे किया, फिर आपको समझा दीजिए। बेटा आप देखिए उसने ख़रीदा कब है, 40,000 रुपये का 1 नवंबर 2019 को। आप देखिए कि जब 1 नवंबर 2019 को उसने ख़रीदा है और आपका अकाउंट क्लोज होता है या ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, तो 1 नवंबर 2019 से 31 मार्च तक जोड़ डालिए, 5 मंथ हो रहे हैं। 5 मंथ को जब आप डेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 180 दिन से कम होगा, और 180 दिन से कम होगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया है, तो यहाँ पे 50% ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी कि डेप्रिसिएशन का 50%। एफ पे आइए, बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख एंड बिल्डिंग एस परचेज फॉर ₹40,000 एज ऑन 1 नवंबर 2019। 80,000 रुपये खरीदा है, फिर 40,000, मतलब 80,000 रुपये ओपनिंग था, फिर 40 का खरीदा, टोटल कितना हो गया, 1,20। क्लियर है। अब बेचा कितने में, 2 लाख, तो रिस्ट्रिक्टेड तो 1,20 तक हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, नील, तो डेप्रिसिएशन तो कुछ चार्ज होगा नहीं। अब जरा यहाँ पे देखो, 1,20 की जो चीज़ हो रही है उसको बेच कितने में रहा है, 2 लाख में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 80,000 रुपये। जी पे आ जाओ, बिल्डिंग एक्स एंड बिल्डिंग वाई बोथ सोल्ड फॉर ₹10,000। बिल्डिंग एक्स और बिल्डिंग वाई दोनों बेच दे रहा है 10,000 रुपये में, एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली, और 35,000 रुपये में। बिल्डिंग एक्स बेच रहा है 10,000 और 35,000 रुपये, यानी कि टोटल जो बिक रही है वो कितने में बिक रही है, 45,000 दोनों बिल्डिंग। 80,000 रुपये उसकी ओपनिंग WDV है, बेच रहा है 45,000 में, तो यहाँ पे वैल्यू तो नील आ गई, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया 35,000। केस एच, बिल्डिंग एक्स एच
sorry, building X and building Y both sold for 10 and 35,000 respectively as on 1 नवंबर 2019. न्यू बिल्डिंग T परचेज फॉर ₹5,000. अच्छा, 1 नवंबर 2019 को बेचा है. न्यू बिल्डिंग परचेज फॉर ₹5,000 एज ऑन 1 जुलाई 2019. तो इस पे आ जाइए. 80,000 रुपये खरीदा कितने में? 5. टोटल वैल्यू कितनी होगी? 85. 85 वाली चीज़ को उसने बेच कितने में दिया है? 45. तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 40. सर यहाँ पे नहीं होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. एग्जिस्ट कर रहा है ना बेटा एसेट. अगर एग्जिस्ट ना करता मतलब ये वैल्यू नील आई. याद रखना हमेशा कि जब क्लोजिंग WDV नील आएगा तभी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरफ बढ़ेंगे. जब नहीं नील आएगा तो डेप्रिसिएशन निकाल दो. 10% 4,000. ठीक है. अब H के बाद केस I. I क्या कहता है भाई? ओहो, आई देखिए क्या कह रहा है. बिल्डिंग जेट परचेज 40,000 ऑन 1 जुलाई 2019 एंड द सेम बीइंग पुट ऑन यूज ऑन 1 दिसंबर 2019. परचेज उसने भले जुलाई में कर लिया हो लेकिन पुट ऑन यूज कब है? पुट ऑन यूज से देखा जाएगा 1 नवंबर 2020. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 5 महीने, यानी कि 180 दिन से कम. और 180 दिन से कम तो 50% रेट, जो रेट है उसका 50%. तो सबसे पहले आप ब्लॉक 80,000 रुपये दिया है, परचेज किया 40, तो कितने का हो गया? 1,20. क्या कुछ बेचा है? नो, नील. वैल्यू कितनी बनी? 1,20. तो पहले 80,000 रुपये, पहले तो आप 40,000 का निकाल लीजिए 10%, तो आया कितना? 4,000. और 4,000 का आप निकाल लीजिए 50%, तो 2,000 रुपये आ गया. ठीक. और 1,20 में से 40 माइनस कर दिए क्योंकि 40 का तो आप डेप्रिसिएशन निकाल चुके हो ना. 1,20,000 में से आप 40 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? 80,000 रुपये. और 80,000 रुपये का 10% कितना आ जाएगा? 8,000. 8 ये और जो 2,000 पहले से निकाला था, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 10,000 रुपये. ये देखिए, क्लियर. फिर आई के बाद आ जाइए जे. बिल्डिंग क्यों परचेज किया? 50,000 रुपये में 1 जुलाई 2019, लेकिन पुट इन यूज क्या है? 1 नवंबर 2020. तो सेम 80 का था, 50 में खरीदा, 1,30 बेचा कुछ नहीं, 1,30. अब 1,30 में जो 50,000 है उसके ऊपर 10% लगाइए. 1,30 में जो 50,000 है उसके ऊपर 10% लगाइए. तो 50,000 का जब 10% लगाएंगे तो आएगा 5,000. और 5,000 का 50% करेंगे तो आ जाएगा 2,500. अब 1,30 में से 50,000 माइनस कर दीजिए. एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट ईयर यूज़ कर रहा है ना. ओके. खरीद तो लिया है लेकिन यूज़ नेक्स्ट ईयर कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है. मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी. आप ज़रा देखिए, इसने ख़रीदा है 50,000 रुपये में 1/7/2019. 19-20 तो हमारा ये प्रीवियस ईयर ख़त्म, और उसको यूज़ कब कर रहा है? 20 में. तो इसका अंदर इसका जो डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज होगा वो कब चार्ज होगा? 20-21 के उसमें प्रीवियस ईयर में जाएगा. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 8,000 ही चार्ज होगा. के पे आइए. बिल्डिंग एज परचेज फॉर 10,000 1/7/2019 बट पुट टू यूज 1 नवंबर 2019 एंड बिल्डिंग एक्स एंड वाई सोल्ड फॉर 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली. 80,000 रुपये की बिल्डिंग थी, 10,000 रुपये का खरीदा, टोटल कितना हो गया? 90. बेच कितने का दिया? 16. बचा कितना? 74. 74,000 का 10% तो लगना है, लेकिन उसमें आप देखिए कि जो बिल्डिंग एज परचेज किया उसको यूज़ कब? 10,000 रुपये का ख़रीदा है और यूज़ कब किया है? तो इसका 10,000 का 10% लगाएंगे तो आएगा 1,000, और 1,000 का 50% 500. क्यों 10% लगाएंगे सर? क्योंकि देखो उसका पुट इन यूज़ 1 नवंबर 2019 से ना, यानी कि 180 दिन से कम. अब आप क्या करिए, जो 74,000 उसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 500 रुपये आप डेप्रिसिएशन, तो 64,000 आया, और 64,000 पे 10% पूरा लगा दीजिए, तो 6,400 और प्लस 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6,900. ठीक है.
उसके बाद केस एल, बिल्डिंग आर परचेज फॉर 30,000, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं एल की। बिल्डिंग आर परचेज फॉर 30,000 ऑन 1 जुलाई 2019 एंड सोल्ड द सेम फॉर 40,000 ऑन 11/11/2019। एल पे आइए, एल वाले केस पे क्या कह रहा है, 80,000 रुपये का था, फिर 30,000 रुपये का खरीदा, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 110, ठीक है। बेचा कितने में है, 40,000 में बेच दिया, तो वैल्यू कितनी बची 70,000, और 70,000 का 10% 7,000 जो बचा उसी के ऊपर चार्ज होगा। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल या क्या यहाँ पे वैल्यू नील है, नहीं है ना, तो नहीं चार्ज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एम लास्ट, सोल्ड बिल्डिंग एक्स एंड वाई फॉर 95,000, पहली चीज़ तो 80,000 था, एंड परचेज बिल्डिंग 30,000 ऑन 11/11/2019, 30,000 में खरीदा 110, बेच कितने में दिया 95, बचा कितना 15,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपने बिल्डिंग खरीदा है, परचेज बिल्डिंग 30,000 ऑन 11/11/2019, 11/11/2019 को जो खरीदा है 30,000, तो जाहिर सी बात है कि उसको आप पुट इन यूज़ एंड परचेज बिल्डिंग आर फॉर 30,000, हम ये मान के चलते हैं कि पुट इन यूज़ वही है, तो 150 दिन से कम, 180 दिन से कम है, तो जो बैलेंस है 15,000, इसके ऊपर आप 10% चार्ज करेंगे तो 1,500 आएगा, और इसका 10% 50% आप निकाल लीजिए तो 750, 750। नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन फॉर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। अभी तक जो हम डेप्रिसिएशन के डिस्कशन कर रहे थे वो इनको छोड़कर, सर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग कौन से, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पावर जनरेशन का काम करते हैं, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर कॉरपोरेशन, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, रिलायंस एनर्जी, अडानी, और भी जो होंगे एक्सेट्रास। क्या है भाई इनकी कहानी, एसएससी इज इन बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हैव द ऑप्शन टू क्लेम, ऑप्शन है कंपल्सन नहीं है, हैव द ऑप्शन टू क्लेम depreciation on straight line method on each assets और WDV on block of assets। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अलग अलग एसेट्स पे निकालेंगे, और अगर WDV चार्ज करेंगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा ऑप्शन लेना चाह रही है। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अगर लेती है तो सेक्शन है 32(1) इंटरसेक्शन 1, NSSC in the business of generation or generation and distribution of power will be allowed depreciation in respect of building machinery plant or furniture being tangible, और बाकी वो intangible वाला पता है। किस मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। SSC have to exercise such option before the due date of furnishing the return of income। इनकम टैक्स के रिटर्न के ड्यू डेट से पहले वो डिसाइड कर ले कि कौन सा मेथड उसे अप्लाई करना है। The option 1 exercise shall be final for all subsequent assessment year। अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो वो फाइनल है। The aggregate depreciation under section 32(1) subsection 1 shall not be exceed the actual cost of the assets। depreciation की जो अमाउंट है वो actual cost of assets से ज़्यादा नहीं हो सकती। Restriction of 50% depreciation shall be apply if asset is put to use for less than, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और याद रखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2A इज ऑल्सो अवेलेबल टू पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग को, फॉलोइंग WDV मेथड। जब वो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, WDV। अगर SLM लेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन उनको नहीं मिलेगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन in case of any building machinery plant or furniture or intangible assets on which depreciation has been claimed and allowed under section 32(1)
वन दैट इज, यानी कि अगर SLM के अंतर्गत डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन मिलता है विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड एक्सेट्रा इन द प्रीवियस ईयर एंड मनी पेबल फॉर सच एसेट्स इज लेस देन द WDV. टर्मिनल डेप्रिसिएशन WDV ऑफ सच एसेट्स माइनस मनी पेबल फॉर सच एसेट्स, यानी कि जो भी क्लोजिंग WDV था उसमें से माइनस कर देंगे जितने में आपको बेचने पे जो पैसा मिला है. Shall be allowed as deduction only if such loss is actually written off in the books. However, if assets is sold in the same previous year in which it was acquired, then there will be STCL under section. अगर उसी साल जिस साल खरीदा उसी साल उसने बेच दिया है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा. टर्मिनल डेप्रिसिएशन उसका नाम नहीं बोला जाएगा. समझ में आ गया? टर्मिनल डेप्रिसिएशन जब WDV से जो आपकी मनी रिसीव हो रही, जो आप बेचने पे जो आपको पैसा मिल रहा है वो कम है, तो दैट इज द टर्मिनल डेप्रिसिएशन. फिर आते हैं बैलेंसिंग चार्जेस पे. इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर और इंटेंजिबल एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 that is under SLM and which is sold, discarded etc. in the previous year and money payable of such assets is more than the WDV, then balance amount shall be chargeable to tax as PGBP. कम है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ज़्यादा है तो PGB बैलेंस चार्जिंग, और जो कि PGBP में टैक्सेबल है. बैलेंस amount shall be chargeable to tax PGBP to the extent it does not exceed the amount of depreciation already allowed. Even if the business is no longer in existence, the above provisions shall apply. और अगर एसेट सेम प्रीवियस ईयर में बेच देते हैं तो STCG. नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो. मैंने क्या कहा? अगर आपने SLM मेथड अडॉप्ट किया है, कौन सा मेथड? SLM, और अगर आपने अपनी एसेट्स बेची है और WDV से कम की वैल्यू पे वो मनी आपको रिसीव हो रहा है, तो जितना कम रिसीव हो रहा है वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो गया. और अगर सेम जिस साल खरीदा उसी साल बेच रहे हैं तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन ना होकर ये STCL हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? WDV से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव हो रही है एक्सेस, तो वो हो जाएगा बैलेंसिंग चार्जेस, जो कि टैक्सेबल होगा PGBP में. और अगर सेम प्रीवियस ईयर में खरीदा है, सेम प्रीवियस ईयर में बेचा है और एक्सेस जो अमाउंट होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. आई ओके. अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता. एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. Additional depreciation is allowed on any machinery or plant other than ship and aircraft. याद रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? किसी भी मशीनरी और प्लांट के ऊपर अदर देन शिप एंड एयरक्राफ्ट acquired and installed after 31st March 2005 by an SSC engaged in the business of manufacture or production of any article or thing. एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना परसेंट है? 20% of the actual cost of such machinery or plant. Additional depreciation will be restricted to 50% in the case asset is put to use for less than 180 days during the previous year. Further, the balance 50% of the additional depreciation on new plant or machinery acquired and used for less than 180 days shall be allowed in the immediately succeeding previous year. अब एडिशनल डेप्रिसिएशन किनको नहीं मिलता? एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इंस्टॉलेशन बाय द SSC वाज यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि सेकेंड हैंड मशीनरी हो गई. एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ऑफिस में इंस्टॉल किए गए प्लांट या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या एकोमोडेशन में इंस्टॉल किए गए प्लांट या गेस्ट हाउस में, अगर कोई प्लांट कह रहा हूँ मैं, ऑफिस प्रीमिसेस या कोई भी प्लांट वगैरह है, जैसे AC हो गया, AC प्लांट हो गया रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में या गेस्ट हाउस में, तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा.
office appliance or road transport vehicle, any plant or machinery, the whole of the actual cost of which is allowed as deduction. ठीक है. Ship and aircraft. नोट क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इवन इफ द ब्लॉक हैज नील वैल्यू. एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज द सोल्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन. जिस साल खरीदा उसी साल अगर बेच दिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग WDV. All SSC engaged in the business of generation, transmission or distribution of power shall also be allowed additional depreciation at the rate of 20% of actual cost of eligible new machinery or plant other than ship and aircraft acquired and installed in the previous year only in WDV method. An SSC engaged in the business of printing and publishing is also eligible for additional depreciation. ठीक है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूल हैं. इतना जितना मैंने आपको बताया है. बाकी कल हम लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे. जो मैंने आपको बताया है इतना आप तैयार कर लीजिएगा. मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स दे दूँगा. ठीक है. थैंक यू क्लास.